पीसीआई वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको समझ में कम आता है। क्षेत्रफल वेक्टर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में आता है, लेकिन कहीं भी किताबों में ये नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। क्षेत्रफल वेक्टर जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्षेत्रफल पढ़ा है। क्षेत्रफल क्या है? सदिश या अदिश। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश या अदिश? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, लेकिन आपने जो लिया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया लिया है, मतलब क्षेत्रफल का परिमाण लिया है, और परिमाण क्या है? अदिश। लेकिन क्षेत्रफल जो राशि है वो कैसी है? सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्षेत्रफल सदिश राशि है, जिसे कोई आपको ये दे दिया, हमने आयत ले लिया, जिसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा ये हमने मान लिया 4 है, ये मान लिया 5 है, ठीक है। एक भुजा 4, दूसरी भुजा क्या मान ली 5। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है तो बहुत जल्दी से निकाल दोगे। 4 5 20, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल दी। लेकिन हम क्या है, इसको क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए। ये तब क्या करोगे? देखिए सबसे पहले यह हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। तो इसकी निर्देशांक क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष की 5 i के 5 i के, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएगी? 4 j के हो जाएगी। अब मैं पढ़ा होगा कि जब क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों को क्या करना होगा? गुणा। दोनों को क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या आएगा? 5i के गुणा 4j। अब ये प्रोडक्ट कौन सा है? सदिश प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कितना कौन सा है? सदिश। आपको मैथ में वेक्टर विश्लेषण पढ़ाया है। वेक्टर विश्लेषण में आपको है फर्स्ट ईयर में आपको वेक्टर पढ़ाया गया था, वहां पर भी आपको एरिया वेक्टर के विषय में कुछ बताया गया। और एरिया निकालना हो, जैसे समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऐसे आपने बहुत से क्षेत्रफल निकाले होंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजाओं का गुणा। अब एक ये हो गई, दूसरी जी हो गई, पर इनका करना है क्या? सदिश गुणा। सदिश गुणा करना है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, आई गुणा जी, बराबर कितना होता है? ठीक है, ये हमने पढ़ा भाई। आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्या? तो वही चीज यहाँ पे होगी, बन चुके 20 आई और जे। अब आप लोग कह सकते हो कि पहले जे ले लो फिर आई ले लो, तो क्या जाएगा? अगर जे आपने पहले ले लिया, जे क्या है क्रॉस आई क्या है इक्वल टू क्या है? माइनस के, तब क्या आएगा? माइनस के। ये भी सही होगा और ये भी सही। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्फेस है, ये क्या है? खुला पृष्ठ है। हम तो इसकी क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो इसकी दिशा जानते हो, इस दिशा में होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटसाइड, बाहर की ओर, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनसाइड, अंदर, या अंदर होगा या फिर बाहर। अब ये खुला है इस वजह से। जैसे दूसरा का एग्जांपल, पहले क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा समझो। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का परिमाण इनटू एन कैप। एन कैप क्या है? क्षेत्रफल। एन कैप क्या है? पृष्ठ के लंबा एकांक सदिश। पृष्ठ के लंबा एकांक सदिश क्या है? एन कैप पृष्ठ के लंबा एकांक सदिश। अब हमने वाला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल ये एक हमने वलय ले लिया। क्या लेंगे? एक वलय ले लिया। वलय को इस प्रकार से, अब इसकी त्रिज्या हमने कितनी ली? ए।
त्रिज्या कितनी रहेगी? ए। इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालें। क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? पाई आई स्क्वायर। तो भाई क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आई स्क्वायर। अब ये केवल कौन से अक्ष में है? एक्स अक्ष में। कौन से अक्ष में है? भैया ध्यान दो, कौन से अक्ष में है? एक्स अक्ष में। और दूसरा अक्ष कौन सा है? ये वाला अक्ष। एक ये अक्ष है, इसे हमने कैसे बनाया है? तो एक ये अक्ष है और दूसरा ये अक्ष। दो अक्षों में है, ठीक है? ये वाला एक्स मान लिया और जो परपेंडिकुलर है उसको हमने जेड मान लिया। तो इसके एंट्रीज क्या होगा? आई है और इसके एंट्रीज क्या होगा? जी के। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कहाँ होगा? पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। पृष्ठ की लंबवत ऊपर की ओर तो कितना आ जाएगा? जी। ये क्या है? जी। समझ में आया? अगर भाई समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं और हम जाके पूछें। अब इसके बाद जैसे ये तो अभी खुला सरफेस था, आप ले सकते हो इसको नीचे का भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, नीचे भी हो सकता है, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। नीचे होगा तो माइनस। लेकिन पूरे सवाल में हमें अगर ऊपर लिया है तो ऊपर ही लेंगे, नीचे लिया है तो नीचे। ऊपर अगर आपने प्लस माना है तो पूरे सवाल में प्लस है, और नीचे लिया है तो पूरे सवाल में माइनस है। माइनस अगर एक बार लेंगे तो माइनस चलेगा होल क्वेश्चन, होल लाइन नहीं, होल क्वेश्चन। अब ये तो आपके खुले परिपथ थे, अब बंद परिपथ जैसे स्फीयर, गोला, ठोस गोला या खोखला गोला है, जैसे घन है या घनाभ है। ये इस प्रकार से, ये क्या है आपकी? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ में क्या होता है? हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर होता है। जैसे ये पृष्ठ लिया, इसका कितने बार पृष्ठ होगा? तो पृष्ठ के लंबवत होगा और हमेशा क्या होगा? बाहर। ये गोला है तो पृष्ठ के लंबवत है। अगर और कुछ होता तो वहां पर पृष्ठ के लंबवत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसमें। इसमें बाहर डायरेक्शन नहीं लेंगे, सॉरी भीतर डायरेक्शन नहीं लेंगे, हमेशा बाहर डायरेक्शन लेंगे, बाहर। जैसे इसमें कहाँ होगा? इस दिशा में। इसमें कहाँ होगा? इस दिशा में। इसमें कहाँ होगा? इस दिशा में। इसमें कहाँ होगा? और एक ये बचा, इसमें क्या होगा? बाहर की ओर। इसमें कहाँ होगा? अंदर। समझ में आया? तो क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा याद कर लो कि जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अब इसके बाद आपका आता है समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है? किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा, कोई भी वृत्त है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को समतलीय कोण कहते हैं। प्लेन समतलीय कोण। वैसे मुझे इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड है कहीं भी लिखा नहीं होगा, लेकिन आज के टॉपिक में मोस्ट है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, जो पढ़ना है। बहुत पूछी जाती है हर साल, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय हमेशा। समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है? वृत्त के किसी चाप द्वारा, अब ये हमने मान लिया वृत्त, वृत्त के लिए हमने चाप ले लिया, वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये केंद्र वृत्त का केंद्र पर आंतरिक कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसे ठीक है समझ सकते हैं। समतलीय कोण हमारे सूत्र होता है चाप बटे पृष्ठ।
मात्रा क्या होता है? रेडियो। ठीक है, कोई बीमारी नहीं, इसकी कोई बीमार नहीं। ये चाप है, ये क्या आपका चाप है, ये कौन है, ये क्या है? तज्जिया। अब घन घनकोण क्या है? किसी ठोस गोले या पृष्ठ, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र, गोले की डायरेक्ट परिभाषा सुनो, परिभाषा सुनो, बात डिग्री समझा। गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। गोले का कोई पृष्ठ मिल जाए, इस प्रकार से पृष्ठ होगा। 3D में है, हम 2D में बना रहे हैं, परसों ये थोड़ा सा समझ में ध्यान देना। ये है इसका केंद्र, आइए हमने ये क्या है इसका केंद्र। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे ले जाएंगे घनकोण डी ओमेगा। ये जो क्षेत्रफल है इसको हमने मान लिया डी ए, और इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? डी ए वेक्टर। क्या होगा? डी ए वेक्टर। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर। गोले की त्रिज्या है वो कितनी है? आर। तो घनकोण डी ओमेगा इक्वल क्षेत्रफल डी ए अपॉन आर। ये आपका क्या बनेगा? घनकोण का सूत्र। वैसे परिभाषा सुन, किसी गोले की किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण, आंतरिक कोण को घनकोण कहते हैं, आंतरिक कोण को घनकोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है, कई बार ऐसा होता है वस्तु हमारी गोल नहीं होती। अब गोल नहीं है, जैसे हमने मान लिया कुछ तिरछी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका हमने ये कुछ इस प्रकार से, इसका हमने क्षेत्रफल ये और इसका यहाँ ये केंद्र कहाँ है? ये। अब इस क्षेत्रफल का मान लीजिए डी है, कितना है? डी। ठीक, जो इसकी पृष्ठ की लंबाई डायमेंशन है वो है ये। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर ये आपका कितना है? डी। अब इसके द्वारा यहां पे जो कोण बन रहा है वो कितना है? डी ओमेगा। यहां से इस पृष्ठ की दूरी कितनी है? आर। यहां से इस पृष्ठ की दूरी कितनी है? आर। अब हम ये नहीं ले सकते, यहां से यहां तक मिलाने वाली जो दूरी है, लंबा दूरी, उसको लेना है। तो इसका इस दिशा में ये कोण आपका मैंने माना कितना है? थीटा कोण बना है। पृष्ठ की लंबाई के साथ से कितना कोण बना हुआ है? थीटा कोण बना हुआ है। तो इसका इस दिशा में घटक क्या होगा? डी ए कॉस थीटा। तो व्यापक सूत्र क्या रहेगा? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे आर। इसको याद रखना। वैसे कॉस थीटा ज्यादा इजी होता है, लेकिन याद रखना सूत्र। बाकी चीजें समझना है समझ नहीं समझना है, फिर वो सूत्र याद रखना। गॉस की प्रमेय में इसका उपयोग होगा, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। विद्युत फ्लक्स क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रो कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। और वेव क्या ले जाती है? ऊर्जा। तरंग क्या ले जाती है? ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, दोनों ले जाती है। तो विद्युत ऊर्जा तो फ्लक्स आपकी क्या है? ऊर्जा है, विद्युत फ्लक्स से ऊर्जा है। इसको जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत बल रेखाएं होती है। विद्युत कैसे खींचा जाता है? विद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित है? विद्युत बल रेखाओं का बल नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वही डायरेक्शन बल की, जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वही बल की होती है धनावेश के लिए, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की विद्युत होती है। तब ध्यान देना कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ध्यान से सुनना परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई। यह एक अदिश राशि है। इसका मान माइनस प्लस शून्य कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, जैसे ये पृष्ठ, ये हमने क्या बना दिया? पृष्ठ। क्या बना दिया? पृष्ठ। अब विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही, विद्युत बल रेखाएं कैसे आ रही? मतलब विद्युत क्षेत्र को हमने क्या रखा? ई को कांस्टेंट, ई को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। और क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ाया। क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ाया। ज्यादा मात्रा में विद्युत बल रेखा नहीं, ई को कांस्टेंट है, ई क्या है? कांस्टेंट है। और क्षेत्रफल को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जिसे अभी इतने भाग से ऊर्जा जो जाएगी कम जाएगी, अब ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा जाएगी, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल को नियत रखें, ई का मान बढ़ा, ई मतलब ऊर्जा बढ़ा, तो भाई क्षेत्रफल कम, चौका कम है, ऊर्जा बढ़ा, तब भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। ऊर्जा बढ़ रही है तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, अभी कैसे जा रही है? इस प्रकार से। अगर हम थोड़ा तिरछा करें, थोड़ा सा क्या करें? तिरछा करें, तब ऊर्जा चाहे कुछ कम हो जाए, नहीं होगा? क्या होगा? ऊर्जा जाना कुछ कम होगा। अगर हम विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से लेते तो क्या होगा? जाएगी क्या? नहीं है। मतलब इसकी अंतर ऊर्जा जाना कितना हो जाएगा? 0। मतलब ई पे तो निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऐसे जब मैंने यहाँ से जाना तो ज्यादा बल रेखा जाएगी, जब कुछ ऐसे हो गया तब कम बल रेखा, और ऐसे हो गया तो एक भी बल रेखा अंदर नहीं जाएगी। यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगी कि नहीं यहाँ है, यहाँ हो जाए, नहीं विद्युत बल रेखा क्या होगी? सीधी जाती है तो सीधी चलेगी। विद्युत बल रेखा को पढ़ाए, विद्युत बल रेखाओं के ऊपर पढ़ाए तो बेसिकली डिपेंड कहाँ पे कर रहा है? यहाँ तो यहाँ, मतलब एंगल कम होगा, ये ज्यादा होगा। पहले यहाँ पे क्या है? ये एंगल है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ये है। अब विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन बदल रहे, क्या बदल रहे? विद्युत बल रेखाओं की, तो एंगल आपका क्या होगा? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल वेक्टर से एंगल क्या होगा? बढ़ रहा है। अब जब बढ़ेगा एंगल तो फ्लक्स क्या होगा? घट रहा है। अब जब फ्लक्स घटे और एंगल क्या हो? बढ़े, तो क्या होता है? कॉस।
मतलब काय पे डिपेंड करेगा, cos थीटा। सेम यही चीज आपको 2 मिनट बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में, वहां पे चुंबकीय फ्लक्स जो होगा सब कुछ यहाँ पे भी लगा देंगे, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल ही रहेगा, cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की जगह क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। तो यहाँ पे सूत्र क्या बन गया, जब आप ई को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहा है मतलब ई समानुपाती में है, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो तब भी प्लस बढ़ रहा है, ए भी समानुपाती में है। जब cos थीटा मतलब थीटा बढ़ा है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय बल रेखा जाने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या घट रही, मतलब ऊर्जा क्या होगी, घट रही। जब ऊर्जा घट रही है मतलब फ्लक्स भी घट रहा होगा, तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा बराबर। तो आपका सूत्र क्या बन गया, पाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो पाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट ए। एक सवाल और नोट कर लो, ये IIT JEE में आया है, क्षेत्रफल वेक्टर से संबंधित है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका z अक्ष। मिलता जुलता सवाल। एक हमने स्क्वायर ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। जिसकी भुजा कितनी है, 5 मीटर है। ये जो कोण बना हुआ है वो 32 अंश बना हुआ है। कितना कोण बना हुआ है, 32 अंश बना हुआ है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल वेक्टर ज्ञात करें। अगर क्षेत्रफल वेक्टर बन जाए तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर क्षेत्रफल वेक्टर ना बने तो पूछो। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर फोन लगाओ या व्हाट्सएप पर मैसेज करो या कॉल करो, कॉल करके पूछो, तब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा अभी, बाद में बताऊंगा। लेकिन जब आप पूछोगे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ए बी सी डी, और ये जो है इसके साथ 32 अंश का कोण बना हुआ है। और जो बाएं है ये क्या है, बाएं है, बाएं की भुजा समान होती है, एक भुजा की लंबाई कितनी देती है, 5 मीटर। सॉल्यूशन करना है, ए वेक्टर निकालना है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल तो मैं बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट कितना है, 25 मीटर। लेकिन वेक्टर पूछा है तो वेक्टर आप लोगों को निकालना है। मैं इसको कल या परसों जब जैसे बच्चे कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स में कहा था, वैद्युत फ्लक्स में एक और परिभाषा आती है कि वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं मतलब समाकलन, वैद्युत फ्लक्स का समाकलन। समाकलन आपका मैथ में है। वैद्युत फ्लक्स का समाकलन रूट पाई ई इक्वल टू कितना होता है, वैसे क्या बोलिए, वैद्युत क्षेत्र ई की पृष्ठीय समाकलन क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्या ध्यान देना, पाई ई इक्वल ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा। समाकलन का आएगा ऊपर डी ए का समाकलन कितना होगा, ए मतलब कितना आएगा, ई ए cos थीटा। फाई इक्वल टू कितना मिल गया, ई ए cos थीटा। इस सवाल को बता दें। अब स्थिति
स्थिति एक, स्थिति एक, स्थिति एक क्या है? स्थिति एक क्या है? जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत। अब पृष्ठ क्या है? मैंने बनाया पृष्ठ कुछ इस प्रकार, पृष्ठ क्या है? इस प्रकार से रखो, ये रख दिया मैंने पृष्ठ, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र कैसे है? इसके लंबवत, इस प्रकार से। तब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? ऐसे होगा। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? ऐसे होगा। और वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? दोनों कैसे हो गए? परस्पर समांतर हो गए और समांतर हो गए, और समांतर होने के बाद थीटा का मान कितना होगा? 0। थीटा का मान कितना होगा? 0। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0। अगर पृष्ठ के लंबवत का है थीटा 0, अब पृष्ठ की अगर समांतर का है, अब पृष्ठ की समांतर कैसे होगा? जैसे ये पृष्ठ आपका, ये पृष्ठ है, इसके समांतर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, और क्षेत्रफल वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया? 90। कितना कोण हो गया? 90। थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। अब क्यू का पता था, पाई ई इक्वल टू ई ए कॉस जी, और जी का मान कितना होता है? 1 ई इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र मालूम है, पाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90, पाई ई कॉस 90 का मान जी कितना हो जाएगा? 0। जी समझ गए? इसे नोट कर लेना। अब क्या है आपका? गॉस की पिन। गॉस की पिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स के कुछ सवाल किए होंगे आप लोगों के पास किताबों में, एनसीईआरटी की बुक्स में, उससे आप सवाल आए, और अगर नहीं है सवाल तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें मुझे, या कॉल करें, अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैं व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। तो वैद्युत फ्लक्स से आप लोगों को सवाल लगाने जो ना बने तो उसकी फोटो खींच करके मुझे भेज दें, या क्वेश्चन नंबर बता देना, किताब का नाम बता देना। तो अगर मेरे पास वो किताब होगी जिससे आप पढ़ते हैं तो मैं सवाल बताने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको अगली वीडियो में सवाल भी बताऊँगा। तो गॉस की प्रमेय का कथन क्या है? गॉस ने बताया था, लेकिन यहाँ पे अभी कौन बता रहा है? पंकज गुप्ता आपको बताएंगे, ठीक है। गॉस के नियम अनुसार, गॉस का नियम क्या है? गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। वैसे चलो, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय का समाकलन फाई ई इक्वल टू क्या होता है? समाकलन ई वेक्टर डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या है? समाकलन।
समाकलन टू। अब आता है इसका निगमन। इसको क्या करना है? निगमन करना है, प्रूव करना है कि होता है निगमन। निगमन कैसे करना है ध्यान में, बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निगमन क्या है? धन। माना कोई क्वेश्चन जिसके भीतर कोई बिंदु O है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव दिए हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी E तथा DA के बीच बना कोण थीटा। क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण कितना है? d ओमेगा। तब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बटे R स्क्वायर। ठीक है। अब वैद्युत प्लस बाई E इक्वल टू कितना होता है? इंटीग्रेशन E dA E वेक्टर डॉट dA, इसको खोले कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। E का मान अगर यहाँ से लाए तो फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा? समाकलन E का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर dA cos थीटा। अब समाकलन क्या है ना DA का, कुछ चीजें हम यहाँ पे अंदर रख लें और बाकी चीजें बाहर निकाल लें। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन कितना होगा? dA cos थीटा बटे R। तो ये पूरा क्या कहलाता है? अभी पढ़ा घन कोण d ओमेगा। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन ये काय का मान है? घन कोण d ओमेगा। अब इसका समाकलन जो होगा तो ये क्या है? ये पूरा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण है, तो इसका मान आपका कितना होता है? इंटीग्रेशन d ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। याद रखना, ये बगल में पूछा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन के संपूर्ण पृष्ठ का आंतरिक घन कोण क्या होता है, तो इसका मान कितना होता है? 4 पाई माइनस। तो E इक्वल टू सॉरी 5E क्या है? 5E इक्वल टू क्या होगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना है? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई गया 5E इक्वल टू कितना आ गया? Q बटे एप्सिलॉन। यही क्या है? में ये आपका क्या हो गया?